हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम मैंने देखा था ना, जब हम सीडीपी का नहीं सीडीपी नहीं सॉरी साइंस का हम पेपर कर रहे थे रीट का ना, तो उसमें एक क्वेश्चन उसके ऊपर था, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के ऊपर, जिसमें नॉर्मन मेयर्स आंसर था। तो इसलिए मैं सोचा था क्यों ना हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करते रहें, क्योंकि देख रहे हो आप रैंडमली कहीं से भी कुछ आ जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन उसके करते हैं। तो वही 15 क्वेश्चन इस बार हैं जो फ्लैश होंगे, तो आप ट्राई करके देखना कि उनमें आप कैसा कर रहे हो। तो लेट्स सी दैट। सो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। एनोटेट ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास यहाँ पे ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम तो आपने सुना है, बट अब ये पूछ रहे हैं सबसे स्टेबल कौन सा रहता है। तो ऑप्शन में हो गया हम पे, डेजर्ट रहता है, माउंटेन रहता है, ओशियन फॉरेस्ट। पहले तो आप गाइस ये समझ रहे हो ना कि मतलब ये सारे इकोसिस्टम कैसे हो गए, क्योंकि देखो आप डेजर्ट में भी आपको एनिमल्स दिखते हैं, वहां भी एक लाइफ बसी हुई है। माउंटेन में भी लाइफ बसी हुई है, ओशियन में भी है लाइफ, फॉरेस्ट में भी है लाइफ, पर सबसे स्टेबल कहाँ है। तो गाइज यहाँ पे जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ओशियन। क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा, अगर आप देखो तो जो ओशन होता है ना, बाकी माउंटेन में चेंजेस आते रहते हैं, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, बट ओशन का जो होता है वो रिमेन्स सेम। काफी टाइम तक आप देखोगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हैबिटेट सेम रहता है इनका, है ना, फिश अंडर वाटर रहती रहती है। तो इस तरीके से एक बहुत ही कांस्टेंट सिस्टम इसे हम कह सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हैं दो क्वेश्चन, तो पहले हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑल कंपोनेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन एन इकोसिस्टम आर। एक इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या बोलोगे, मतलब वो किस तरीके के हैं? इंडिविजुअलिस्टिक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट है या डिस्पेंसेबल है? तो गाइज अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे इजिली गेस कर पाओगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरडिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना। तो एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए इंटरडिपेंडेंट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड इकोलॉजी, जो इकोलॉजी वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल येट इंपॉर्टेंट है ना। द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड इन 1866 बाय, किसने ये वर्ड टर्म दी थी? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट विटेकर ने, आर्थर टैंसली ने, या अर्नेस्ट हैकल ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल ने। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स पूछा गया है ऑफ फूड फॉर मरीन एनिमल्स। मरीन एनिमल से आप समझ गए होंगे कौन से एनिमल्स की बात हो रही है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहते हैं। तो उनके लिए प्राइमरी सोर्स क्या है फूड का? फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, सीवीड्स है, ग्रास है? तो गाइस ग्रास का तो आप ऑप्शन वैसे ही हटा दो, है ना। अब ये तीन ऑप्शन बचे हैं, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली क्या होते हैं ना, आप कह सकते हो। एक सेकंड जस्ट गाइस, मैं इसको रिमूव कर दूं। तो फाइटोप्लैंक्टन आप कह सकते हैं जो एल्गी होते हैं, आप कह सकते हैं जो एक्वेटिक एल्गी हैं, या एल्गी वगैरह जो हैं, या जो आपने देखा होगा ना हरी हरी काई सी जम जाती है, तो इस तरीके के जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये इनका क्या होते हैं? प्राइमरी फूड होता है। ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, क्लियर कर देते हैं। ड्राइविंग फोर्स इकोसिस्टम की क्या है? मतलब ड्राइविंग फोर्स का मतलब गाइस आप ऐसे समझ सकते हो, जिसकी वजह से इकोसिस्टम चल रहा है, जो सबसे मेन सोर्स है। तो क्या वो बायोमास है, क्या वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूसर में होता है वो है, या फिर वो सोलर एनर्जी है? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी, क्योंकि सन से जब एनर्जी आती है उसके बाद वो एनर्जी आगे जाती है, फिर उसको जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अलग से कन्वर्ट करते हैं। यहीं पे आपको गाइस वो भी पढ़ा होगा आपने, 10% लॉ। तो क्या होता है कि 10% जो होती है एनर्जी कंज्यूम होती रहती है, सॉरी ट्रांसफर होती रहती है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे ये सिस्टम है। तो इसके बारे में आप रीड कर सकते हो, और भी एनर्जी ट्रांसफर के बारे में, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। तो फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ एरिया इन द प्लेन शुड बी अंडर फॉरेस्ट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि गाइस जो प्लेन्स एरिया होते हैं ना, वहां पे मतलब कितना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर कवर्ड होना चाहिए? 21, 25, 17 या 33? तो यहाँ पे ना आ जाती है एक चीज इंपॉर्टेंट, जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गाइज ये बोला गया है कि किसी भी प्लेन एरिया में जो 33% एरिया है उसको हमें रिजर्व्ड करके रखना है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, एक इकोलॉजिकल
बैलेंस बना रहे, ठीक है। अदरवाइज ये बैलेंस जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमने इस तरीके से काम नहीं किया तो। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब गाइज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको आप कह सकते हो स्टार मार्क है, वो ये है कि क्या प्रेजेंटली ये पॉलिसी अच्छे से फॉलो हो रही है कि नहीं। तो गाइज आपको देखने को मिल भी सकता है कि बहुत सी जगहों पे 21% से लेके सिर्फ 22% तक का एरिया ही फॉरेस्ट में कवर्ड है, अदरवाइज वो डिस्टर्ब कर दिया गया है। तो आप देख रहे हो पॉलिसी इतने अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ा रीजन है किसके पीछे, पॉल्यूशन के बढ़ते रहने का कारण, ठीक है, क्योंकि अच्छे से ये पॉलिसी को भी नहीं फॉलो किया जा रहा। तो आप रीड कर सकते हो इसके बारे में, आर्टिकल डिबेट्स वगैरह हैं। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होता है मोस्टली, कार्बन डाइऑक्साइड से, इंफ्रारेड रेडिएशन से, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर से, ओजोन लेयर से। तो गाइस यहाँ पे अगेन आंसर हो जाएगा हम पे कौन सी गैस, CO2 गैस, ठीक है। उसके बाद है ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट, जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है वो क्या रोकती है, विजिबल लाइट को रोकती है, इंफ्रारेड को रोकती रोकती है, एक्सरे गामा को रोकती है, या यूवी रेडिएशन को। तो गाइज वो रोकती है, हमारी करेक्ट आंसर है ये, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है तो वो किस में लिस्ट है। पहले तो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती कौन सी है, यानी कि जो किस में है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो जो एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़ी है उसको हम बोलते हैं क्या, एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो उसके बारे में किस में मेंशन है, रेड डेड स्टॉक बुक में, रेड डेटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे गाइस हो जाएगा रेड डेटा बुक। उसके बाद है बायोलॉजिकल, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे बोला गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, यानी कि इसको आप शॉर्ट के लिए बोल सकते हो BOD, इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया किस चीज का है, मेजर करने के लिए ऑक्सीजन लेवल को ब्लड में, या कंप्यूट करने के लिए ऑक्सीजन लेवल को फॉरेस्ट में, या पॉल्यूशन ऐसे जो हो रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, या फिर असेसिंग ऑक्सीजन लेवल जो हाई अल्टीट्यूड में। तो गाइस देखो ब्लड से रिलेटेड ये बात नहीं होती, ब्लड में मेजर करने के लिए कुछ नहीं होता, ना ही फॉरेस्ट में मेजर करने के लिए होता है। ये होता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्वेटिक, यानी कि जो मरीन लाइफ होती है, मरीन लाइफ नहीं, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा जो वाटर होता है ना या ओशंस होते हैं, उसमें कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां के एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, वो देखा जाता है इसके मदद से। तो अब ये क्या है, यहाँ पे पॉल्यूशन के सेंस में बोला गया है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर BOD की वैल्यू वहां पे प्रॉपर स्केल पे नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन हो रहा होगा। तो ऑप्शन सी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉल्यूशन एज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम वुड बी अ राइट ऑप्शन अमंग द ऑप्शंस गिवन टू अस। Fine. Now let's move ahead to the next question where the question is asking for which of the following is not an example of in situ conservation strategy। तो पहले आपको पता होना चाहिए in situ का क्या मतलब है, और गाइस एक चीज और होती है हम पे ex situ। तो गाइस देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन ना, सो दैट आप इजीली फिर ऑप्शन देख पाओ। ऑप्शन तो है बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुव्स। तो इन सिटू का बेसिकली मतलब है कि ऑन साइट, यानी कि जहां पे जो भी जगह थी वहीं पे ऑन द स्पॉट ही, मतलब बेसिकली उसी जगह पे कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया कि वहीं पे उनका एनिमल्स का कंजर्वेशन हो रहा है। और एक्स सिटू होता है बेसिकली मतलब एक कोई एरिया है, सपोज ये कोई लैंड है ना, यहाँ पे एनिमल्स हैं ये सब। तो आप क्या करें, आपने कुछ यहाँ पे भेजा ट्रक व्रक, इन सारे एनिमल्स को कैप्चर किया, और फिर आपने कहीं बहुत अलग जगह पे कुछ सुंदर सा गार्डन वार्डन कुछ भी आपने बना दिया, और इन सबको क्या कर दिया यहाँ पे ट्रांसफर। तो ये होता है एक्स सिटू, यानी कि ऑफ साइट। तो बेसिकली ऑन साइट में क्या हो जाएगा, आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी ऑन साइट में होता है, नेशनल पार्क भी होता है, सेक्रेड ग्रूव्स होता है ना, सारी चीजें। बट बोटेनिकल गार्डन एक स्पेशली जगह है जो कि बनाई गई है, जो कि आती है आपकी एक्स सिटू कंजर्वेशन में। तो यही आपका आंसर है यहाँ इस क्वेश्चन पे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस अब है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी भी किसी एग्जाम में आ जाते हैं। तो 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, या 16 अप्रैल। तो गाइस पहले तो ये दोनों डेट्स गलत हैं, 23 और 16। ऑप्शन 22 में से ही है, अब आपको सोचना है कि वो मार्च है या मई है। तो ऑप्शन है मई, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन थे कुछ। तो फिलहाल आई होप आप भी अच्छे से कर पाए हैं इसको। बाकी गाइस फिलहाल इतना ही करते हैं।
और फिर बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कोई और इशू हो कुछ हो तो आप मेंशन करना कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।